तो स्वामी जी ने जब शिकागो में प्रवचन किया तब उन्होंने भारत की एक भी बुरी बात नहीं कही थी। और उस समय का भारत कौन सा था? उस समय हम गुलाम थे, उस समय हम अखंड भारत था, कहाँ से लेके अफगानिस्तान लेके म्यांमार तक। तो इसमें कुछ बुराई नहीं होगी थी, लेकिन उस प्रवचन के दरमियान मेरे ख्याल से स्वामी जी ने एक शब्द भी भारत के खिलाफ नहीं कहा। सही है, सही है स्वामी जी, बराबर बराबर। लेकिन जब वो भारत आए तब हमारे अंदर जो भी चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने एक भी ऐसा विषय नहीं छोड़ा जो उन्हें लगा कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, फेमिनिज्म तभी काफी था। तो ये सब विषय पे उन्होंने यहाँ चर्चा की। यानी मेरा कहने का मतलब है, हम घर में कुछ भी करें, बाहर वालों से क्या, बाहर तो हम भारत की वही एक छवि प्रस्तुत करेंगे कि भाई ये सबसे अच्छा है। हमारे अंदर बुराइयां है, समाज में अच्छे लोग हैं, समाज में बुरे लोग भी, सब कुछ है। बुरे लोगों को अच्छा करना है, ये हमें करना है। फेमिनिज्म पे चर्चा करते हैं तो फेमिनिज्म आया कहाँ से? हमारे वेदों में, उपनिषदों में फेमिनिज्म का कुछ है ही नहीं, क्योंकि उस वक्त ऐसा कुछ था ही नहीं। जब भी हम किसी भगवान का सीताराम बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं, तो पहले स्त्री यानी शक्ति को बोला जाता है, फिर पुरुष को बोला जाता है। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, मुझे पता है कि जब गर्भ में शुक्राणु और का मिलन होता है, एग का मिलन होता है, ओवम का मिलन होता है, तो उस वक्त उसकी परिस्थिति जो होती है, XX XY क्रोमोसोम होता है, आपको 12th में आया होगा, बराबर है। तो उस वक्त वो जैसे अर्धनारीश्वर बोलते हैं, उस परिस्थिति में होता है। फिर जैसे जैसे XX क्रोमोसोम्स होते हैं, तो फिर जो जो हार्मोन्स जो सिक्रीशन होता है, फिर वो या तो पुरुष होता है या तो स्त्री होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो ये हर एक इंसान एक है, अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, वो सदियों से जो हम सुनते आ रहे हैं, वो विज्ञान अभी सिद्ध कर रहा है कि नहीं। जब गर्भ के इनिशियल यानी शुरुआत के दिनों में अर्धनारीश्वर होता है, फिर उसमें चेंज होते हैं, फिर वो बच्चा लड़का होता है या लड़की होती है। तो ये हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है कि भाई अर्धनारीश्वर यानी फेमिनिज्म, वो मेरे कहने का मतलब आया कहाँ से? ये पश्चिमी संस्कृति से आया है। आपने सुना, आप देखिए विक्टोरियन एरा जो है, उसमें स्त्री को इतना दबाया गया था, उनके काफी राइट्स छीन दिए गए थे, यहाँ तक कि उनको मेरे ख्याल से वोटिंग राइट भी नहीं था, बराबर है। तो ये अभी ये सब चीजें वो लोग कह रहे हैं कि हाँ अभी फेमिनिज्म है कि भाई अभी स्त्री को समान हक मिलना चाहिए। ये तो हमारे उपनिषदों वेदों में पहले से लिखा हुआ है। ये सब चीजें हैं, उन्होंने देखा कि ये सब चीजें भारत में है, तो इनको दबा दिया जाए। कि किसी को भी गुलाम बनाना है तो उनके जो विचार है उनको दबा दीजिए, अच्छे विचार हो उनको दबा दीजिए, तो आप उनको अपना गुलाम बना सकते हैं। उनका ध्येय यही था कि भारत को गुलाम बनाया जाए। तो इस प्रकार से जब हम आत्ममंथन करते तो हमें पता कि भाई कितनी सारी चीजें हैं जिसमें भारत कितना आगे था। अभी कहते हैं कि भाई भारत में पहले विज्ञान, ये विमान की शोध भारत ने की, पुष्पक विमान वगैरह, हमें पता नहीं है, उसकी कोई फैक्ट्स नहीं है, उनके कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें हो सकती थी। चलिए छोड़िए, आज के संदर्भ में देख ले कि भाई कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे हम कभी ड्राइविंग करते हैं तो रेयर व्यू मिरर होता है, तो हमारा ध्यान पूरा रेयर व्यू मिरर पे नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान होता है हमें आगे का रास्ता कौन सा है। तो मेरे मेरे कहने के संक्षिप्त में मैं ये कहूँगा कि हमारा ध्यान आगे रहना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे हम कैसे और प्रगति कर सके। बट एट द सेम टाइम हमारा थोड़ा सा ध्यान रियरव्यू मिरर में भी होना चाहिए कि भूतकाल में क्या हो चुका था,
ताकि भूतकाल की जो भी मिस्टेक्स है, गलतियां हमसे हो गई है, वो हमसे दोबारा ना हो। नहीं कहते हुए उन्होंने जो एक बात कहा, तो इसको एकेडमिक भाषा में इसको डीकोलोनाइजेशन कहा जा सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं जैसे एक रेफरेंस किताब का आपको नाम कह दूंगा, जो स्कॉलर बीएचयू में अभी कुछ दिन पहले आके एक टॉक दे चुके हैं, जे साई दीपक का नाम से, उनका एक इंडिया दैट इज भारत, उसका ओरिजिनल रेफरेंस के साथ ये डिकोलोनाइजेशन जो संदर्भ उन्होंने कहा विथ ओरिजिनल स्कॉलर्स के साथ, ये आप लोग के हिंदू अध्ययन में बहुत ही सहायक होगा। इंडिया दैट इज भारत, जे साई दीपक ऑन डिकोलोनाइजेशन। जी सर, थैंक यू सो मच। तो सर ने एक बात कहा है, जहाँ भी गया विवेकानंद जी ने कभी अपनी बुराई नहीं किया। तो इसी बात पे तेलुगु में एक गाना होता है, उसका 2 लाइन मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। ఏ దేశమెగినా ఎందుకాలెడినా ఏ పీఠమెక్కినా ఎవ్వరేమనినా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని నిలుపరా నీ जाति निंडु गौरव। इसका मतलब ये होता है कि चाहे तुम जो भी देश में जाओ, जहाँ भी अपना पैर रखो, कोई भी स्थान पे हो, कोई भी कुछ भी कहे, तो हमेशा तुम अपनी भारत भूमि का वो जो गौरव है, वो जो प्राइड है, उसको बना रखने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो इसी बात में मैं सदाशिव सर जी को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यत्पादपङ्कजरज परिमार्जितेषु चेतस्सु दर्पणतलामलताङ्गतेषु शब्दार्थसम्पदोदारतरा स्फुरन्ति विघ्नच्छिदेस्तु भगवान् सगणाधिनाथः। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस विचार गोष्ठी में उपस्थित रामकृष्ण मिशन वाराणसी के स्वामी दयापूर्णानंद जी, श्री जगदीश जी, इस सभा में उपस्थित भारत अध्ययन केंद्र के प्रिय छात्र, हमारे बीच डीएवी से एक अध्यापिका भी अभी आई है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। महान व्यक्ति का स्मरण पुण्यप्रद माना गया है। यह हमारी परंपरा रही है कि हम महान व्यक्तियों का स्मरण उनकी पुण्यतिथि पर, जन्मतिथि पर करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि उनके विचारों से, उनके अवदान से और राष्ट्र निर्माण और पीढ़ियों के निर्माण के लिए किए गए उनके कार्यों से हम परिचित हो सकें। भारत अध्ययन केंद्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने यह उपक्रम किया, इसके लिए मैं उन सभी विद्यार्थियों को हृदय से साधुवाद देता हूं और उनके उन्नत भविष्य की कामना करता हूं। आपने इस अवसर का लाभ उठाकर पूज्य स्वामी जी को यहाँ आमंत्रित किया और विवेकानंद जी की संपूर्ण जीवनी के एक प्रामाणिक पक्ष को सुनने का अवसर आपको मिला। मैं सर्वप्रथम पूज्य स्वामी जी से के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। भारत अध्ययन केंद्र, कला संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों और समस्त छात्रों की तरफ से कि आपने हमारे औपचारिक निबंधन को स्वीकार कर यहाँ उपस्थित हो हमें स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण जीवन चरित्र से परिचित कराया। विद्यार्थियों ने विचार व्यक्त किए, ये एक हमारा नया प्रयास था। श्री धर्मेश कुमार, श्री प्रतांत शुक्ल, श्री सुमित राय और भी विद्यार्थी और भी इसके अतिरिक्त भी थे। शंकर मिश्र और शंकर मिश्र ये छात्राओं में नहीं था, कोई छात्राओं में नहीं था हाँ, छात्रा भी थी, आपने भी
विचार व्यक्त किए, ये एक नया उपक्रम था, क्योंकि काशी की परंपरा रही है कि यदि गुरु जी कोई विषय पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को तो अपने साथ ले जाया करते थे मंच पर या सभा में। कहते थे कि पहले हमारा विद्यार्थी बोलेगा और जो बचा होगा उसको हम बोलेंगे। तो वही परंपरा आज उपस्थित दिखलाई दी। आप प्रमाण पुरुष थे। रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, उसको आप जी रहे हैं, अपने जीवन में आपने उतारा है प्रत्यक्ष। और आपकी उपस्थिति में इन विद्यार्थियों ने अपनी वाणी को पवित्र किया, अपने विचार व्यक्त किए, यथा सामर्थ्य यहाँ उपस्थित होकर बोला। ये उनकी योग्यता को भी प्रमाणित करता है, उनके आत्मविश्वास को भी प्रमाणित करता है, और भविष्य के उनके अभ्यास का भी एक बड़ा अच्छा संकेतक है। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को भी हृदय से साधुवाद देता हूँ। आयोजन भी आपका, वक्ता भी आप भी, तो ये एक नई ताकत है जो भारत अध्ययन केंद्र से सामने आ रही है। और इसका श्रेय जाता है हमारे ये सेंट्रल विजिटिंग फेलोज को। गीता जी यहाँ बैठी हैं, जया जी यहाँ बैठी हैं, और बाकी फेलोज भी अमित जी ऊपर लगे हैं। एक गोष्ठी अगले महीना होने वाली है, उसकी तैयारी में ज्ञानेंद्र नारायण राय जी दिल्ली गए हुए हैं, उनको एक गोष्ठी में सम्मिलित होना था। तो ये सब जितने भी फेलोज हमारे हैं, ये फेलोज यथाशक्ति सीमित संसाधनों में, सीमित सुविधाओं में आपको सर्वोत्तम देने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये भी साधुवाद के पात्र है। जहां तक प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी का है, उस समय पर ध्यान दीजिए आप, जिस समय में एक ऐसी ज्योति इस देश में तैयार हुई। 1863 में जन्म हुआ और 1888 में आपने संन्यास ग्रहण कर लिया। 25 वर्ष की आपकी आयु थी और 1888 से 1893 तक आपने पूरे देश का भ्रमण किया। 5 वर्ष का समय था। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि सर्वप्रथम कलकत्ता से चल के वो बनारस आए। इन 1888 वो बनारस आए और बनारस में उन्होंने यहाँ के विद्वानों से, यहाँ के संतों से चर्चा की भारतीयता के विषय में। और विशेषकर 2 स्थान, एक तो भगवान बुद्ध का वो स्थान जहाँ पर उन्होंने अपना प्रथम सरमन दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, उसको देखा। और उन स्थानों को देखा जिन स्थानों को भगवान शंकराचार्य ने उपस्थित होकर काशी में पवित्र किया था। तो ये स्वामी जी की दृष्टि थी। काशी को जानते थे कि ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान खान अगहानी कर, वो जानते थे। तो सर्वप्रथम वो काशी ऐसे आए और काशी से ही प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़े। यहाँ से अयोध्या गए, लखनऊ गए, आगरा गए, वृंदावन, हाथरस, ऋषिकेश होते हुए उनकी यात्रा आगे की ओर बढ़ी। तो ये बहुत बड़ा संबंध स्वामी जी का काशी के साथ था। और जो ज्योति ज्ञान की, या जो एक अध्यात्म का दीपक उनके अंदर बंगाल में जगा, वो अध्यात्म का दीपक और अधिक प्रकाशित हुआ जब काशी के ज्ञान की ज्योति उनके साथ मिली। फिर वो 1893 में शिकागो गए, विश्व धर्म संसद में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और वहाँ से वो एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। भारतीयता के वैश्विक और तार्किक स्वरूप को प्रस्तुत करने का विश्व क्षितिज पर प्रथम श्रेय मैं समझता हूँ स्वामी विवेकानंद जी को ही जाता है। उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे विषय में जो भी गलत धारणाएं थी, जो भी भारतीयता संबंधी एक संकीर्ण सोच थी विश्व क्षितिज पर, वो नष्ट हुई और भारत के एक व्यापक ज्ञान को समझने की ललक, लालसा वैश्विक समाज में उपस्थित हुई। वेदांत की बात आई तो स्वामी जी अधिक समझते हैं, क्योंकि रामकृष्ण मिशन संस्था से आप सीधे जुड़े हुए हैं। स्वामी जी का वेदांत था आत्म चैतन्य का विस्तार। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये हमारे यहाँ कहा गया है। तो आत्म चैतन्य का विस्तार अर्थात दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखकर उसके दुख दर्द को महसूस करने का आप प्रयास करें।
तो आप वस्तुतः समाज को समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से समाज को देखना, उसको समझना, उसकी समस्याओं को जानना और भारतवर्ष को एक प्रबुद्ध भारत के रूप में विश्व क्षितिज पर प्रस्तुत करना, इसके लिए स्वामी जी स्वयं निकले, यात्रा पर निकले, घर छोड़कर निकले। उनको भोजन कराते थे उनके अनुयायी, जहां वो रुकते थे वहीं उनको भोजन उनके शिष्य या जो उनके अनुयायी थे वो कराते थे। उनकी टिकट, ट्रेन से भी वो चले, उनकी टिकट भी उनके अनुयायी ही किया करते थे। कोई ऐसी प्लान्ड व्यवस्था नहीं। अभी एक छोटी सी यात्रा करनी हो तो हम कितनी तैयारी करते हैं, जब वो सब सुनिश्चित हो जाता है तो हम यात्रा करते हैं। तो उनके दृढ़ संकल्प को आप देखें कि राष्ट्र निर्माण के लिए 25 वर्ष की आयु का एक युवा अकेला निकल जाता है कलकत्ते से और 5 वर्ष तक वो पूरा राष्ट्र घूमता है, कन्याकुमारी तक। काशी से चलता है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा राष्ट्र घूमता है, लोगों से मिलता है, उनकी समस्याओं को जानता है और फिर विश्व संसद में जाकर अपनी बातों को प्रस्तुत करता है। ये दृढ़ता उनके अंदर उपस्थित थी, जिस दृढ़ता का स्मरण करने के लिए, उसी प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आज हमने इस गोष्ठी का आयोजन किया। जो विचार आए वो सारे विचार हमें उन पर और अधिक व्यापक रूप से सोचना चाहिए। व्यक्तिवादी दृष्टि से आप मत सोचें कि वो किस जात के थे, किस समाज के थे, क्या उनको कष्ट सहना पड़ा, क्या उनको आक्षेप सहना पड़ा। हमें ये देखना है कि उन्होंने कौन से सार्वभौमिक सिद्धांत, विचार, मान्यताएं, राष्ट्र निर्माण के सूत्र हमें प्रदान किए। उन्हीं अच्छे सूत्रों को लेकर हमको आगे बढ़ना है। आक्रमण तो होता ही है, संघर्ष तो हर व्यक्ति को झेलना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो 6 अंतःशत्रु हैं, इन 6 अंतःशत्रुओं का निर्माण, इसको कहा जाता है कि ये डिफॉल्ट है, इसको आप समाप्त नहीं कर सकते, वो तो रहेगा ही आपके साथ। आज सवेरे ही हिंदू स्टडीज की क्लास में चर्चा चल रही थी। सवेरे मेरी मुलाकात श्रीवत्स जी से हुई थी। श्रीवत्स जी की भागवत चल रही है इस समय, प्रतिदिन 4 से 7 बजे तक। आप लोगों को समय मिले तो सुनिए, कल समापन है 11 बजे उसका। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने सबको मारा, लेकिन कालिया का दमन क्यों किया, उसको क्यों नहीं मारा? इस पर आप विचार कीजिए। तो एक विष भी रहता है। समुद्र मंथन पे आप विचार कीजिए, विष सबसे पहले निकला और अंत में अमृत निकला। तो ये प्रतीक है हमारे यहाँ, बिना विष का शमन किए हम अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो विरोध तो हुआ, मालवीय जी का विरोध हुआ काशी में, जबकि मालवीय जी कहते थे कि गच्छत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान, यदि आप दोनों पैर उठा देंगे तो गिर जाएंगे। तो अपनी परंपराओं में अपनी जड़ों को मजबूत रखिए, वो है आपका व्यक्तिगत जीवन। लेकिन उस व्यक्तिगत को आप समाज पर आरोपित मत करिए, समाज को भी समझिए, उसके अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, युग धर्म के अनुसार व्यवहार करना भी आप सीखिए। ये मालवीय जी का सिद्धांत था। तो आप पूर्ण लिबरल होकर भी नहीं चल सकते, आप पूर्ण कट्टरपंथी होकर भी नहीं चल सकते। ये और उन्हीं मालवीय जी की संस्था में हम निवास कर रहे हैं। उनके साथ मुसलमान भी चले, मुस्लिम लोगों ने उनका समर्थन किया और कहा कि बेदीन से तो दीन वाला अधिक अच्छा है। जो दीन को मानता है, यदि आप दीन को मान के चलते हैं, अपनी मान्यताओं को मान के चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में आपकी इज्जत हो। और जिसने अपनी जड़ों को छोड़ दिया, उसका फिर कोई सहारा नहीं होता, कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। तो हिंदू स्टडीज का जो पाठ्यक्रम हमने शुरू किया है, ये भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा पाठ्यक्रम है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें कि आप स्वयं मेडिकल की स्टूडेंट हैं और आपकी इस अध्यात्म की तरफ एक अद्भुत रुचि है। इसमें किसी ब्रांच का, एनी ब्रांच, स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग इन एनी ऑफ द ब्रांचेस ऑफ स्टडीज, वो इसमें एडमिशन ले सकता है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार भारतीय विश्वविद्यालयों के इतिहास में हुआ है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने भारत अध्ययन केंद्र के माध्यम से
ये एक बहुत बड़ा उपक्रम शुरू किया है और ये युवा हमको प्राप्त हुए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं। इसमें इंजीनियरिंग के भी छात्र हैं, मैनेजमेंट के भी छात्र हैं और आपके साइंस, विज्ञान के, सोशल साइंस के, ह्यूमैनिटीज़ के, कल्चर के, कला के, सबके विद्यार्थी हैं। और भारतीय परंपराओं को, जो स्वामी विवेकानंद का स्वरूप था कि हमें सिद्धांतों को प्रस्तुत करना है, तर्कों को, प्रमाणों को प्रस्तुत करना है और उसके व्यवहार को प्रस्तुत करना है, ये तीन पक्ष, सिद्धांत, उनकी प्रामाणिकता, उनकी तार्किक उपस्थिति और फिर उनको हम कैसे जीवन में उतारें। कभी हमने कोई बात पुस्तक तक सीमित नहीं रखी, उसको हमने जीवन में उतारा। इसीलिए हमारी जो 4 विद्याओं हैं उसमें पहली विद्या है आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी का अर्थ क्या है? लॉजिक या तर्कशास्त्र। जब तक तर्कशास्त्र पर वो खरा नहीं उतरता है हम उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए ये कहना कि हमने आरोपित किया या अंधविश्वास में हम आगे चले, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। जो भी हमारी धाराएं हैं, परंपराएं हैं, उनको हमने तर्क के ऊपर खड़ा किया। 2 पक्ष जीवन के होते हैं, उन दोनों पक्षों को लेकर हमको चलना है। एक मन का पक्ष और दूसरा शरीर का पक्ष, इसकी भी बात आई थी। वो दोनों को ही हमको तैयार करके चलना है, ये हमारा बहुत बड़ा आदर्श है। आप उपस्थित हुए, विद्यार्थियों को आपने संबोधित किया और इन विद्यार्थियों को बहुत सी सूचनाएं, बहुत सी जानकारियां आपके माध्यम से प्राप्त हुई। आज की इस संगोष्ठी का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सफल पक्ष है, इसको आप ध्यान रखें। और मैं समझता हूँ कि आप हमारे आगे भी निमंत्रणों को स्वीकार करके यहाँ उपस्थित होंगे। इसी प्रकार हम करते हैं क्योंकि कक्षाएं निरंतर चलती रहती है, उससे समय कम मिलता है और हमें व्यस्तता आपसे स्वयं मिलकर निमंत्रण देना चाहिए था, लेकिन हमारे विद्यार्थी भी हमारे प्रतिनिधि हैं, वो आपके पास पहुंचे, आपने उपस्थित होकर हमें कृतार्थ किया। इसके लिए मैं समस्त इन विद्यार्थियों की तरफ से, प्राध्यापकों की तरफ से, भारत अध्ययन केंद्र की तरफ से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय जगजीश जी भी डॉक्टर हैं पेशे से, लेकिन किस प्रकार से भारतीय परंपराओं के प्रति आप सतर्क है और उनका समाधान, उन पर विचार करने की आपकी दृष्टि है, ये हमको आज आपकी उपस्थिति से विदित हुई। मैं उनके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और पुनः आप सभी विद्यार्थियों को, छात्रों को, दासरी ने संचालन किया आज कार्यक्रम का, तो ठीक है, ऐसे ही सीखते हैं धीरे धीरे। मंच पर आने के बाद कुछ आगे पीछे होता है, लेकिन उसको संभाल लेना ये भी एक बहुत बड़ी कला है। इतना अच्छा सस्वर कुलगीत प्रस्तुत किया आपने, बिना उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक के वो अच्छा लग रहा था। तो आप अपने एक ग्रुप बनाइए विद्यार्थियों का, जो कि और भी 2-3 छात्राएं जो कि उपस्थित होकर उसको प्रस्तुत करें। तो मैं सभी विद्यार्थियों को और सभी प्राध्यापकों, अगर आप भी उपस्थित हुई यहाँ, आपके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती अपनी वाणी को विराम। आज जैसे फॉर्मल ढंग से हुआ, उन्होंने जैसे अभी बताया, तो कुछ कुछ आईआईटी में, जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या खड़गपुर, कानपुर में कुछ विवेकानंद स्टडी सर्कल ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं। तो शायद ऑनलाइन जो लोग होते हैं बीच में कोरोना में गूगल मीट द्वारा ये सब, तो वो लोग बीच में जो कोई बच्चे लोग एक साथ मिलके, कभी कोई मिशन के स्वामी जी हो या साधु समाज से दूसरों के स्वामी जी हो या कोई विद्वान गृहस्थ भी हो, उनके साथ मिलके कुछ चर्चा करते हैं महीने में 1 बार 2 बार। तो आप लोग चाहें तो अपने तरफ से इनफॉर्मल वे में से भी ऐसे कोई विवेकानंद स्टडी सर्कल या स्टडी ग्रुप जैसे करके, ऑनलाइन ढंग से जैसे करके, ये आप लोग ये जो चर्च इन उद्यान, ये तो ऑफिशियल तो सिलेबस जो हो ही रहा है, और इसके साथ अपने तरफ से ऐसे इन्हें मिशन से बुलाना नहीं है, बाकी जहाँ से भी आप लोगों को ऊपर है, तो ये आप लोग अपने जारी रख सकते, इच्छा हो तो। एक सुझाव मुझे आया जब उन्होंने बताया भविष्य के लिए।